नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब उस एहसास को जानते हैं ना, महीने की 25 तारीख आती है, अकाउंट में पैसे कम दिखते हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल, यार सारा पैसा गया कहाँ? हाँ, और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हर घर की है। और दिलचस्प बात यह है कि इस उलझन की जड़ अक्सर किसी मुश्किल आर्थिक सिद्धांत में नहीं है। ये एक बहुत ही बुनियादी कंफ्यूजन में छिपी है, जरूरत और इच्छा के बीच के फर्क को ठीक से ना समझ पाना। हम इन दोनों को मिला देते हैं और बस वहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन बिल्कुल साफ है। हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि जरूरत और इच्छा क्या है, बल्कि उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबावों को भी समझना है जो हमें इन दोनों के बीच का फर्क देखने ही नहीं देते। ये समझना कि कैसे ये एक छोटी सी समझ हमारी आर्थिक आजादी की ओर पहला सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले परिभाषा पर आते हैं। जरूरतें असल में होती क्या हैं? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जरूरतें वो चीजें हैं जिनके बिना हमारा जीवन या रोजमर्रा का कामकाज उस पर बुरा असर पड़ेगा। ये वो बुनियाद हैं, कह सकते हैं, जिस पर एक स्थिर जीवन खड़ा होता है। ठीक है, ये तो हुई एक परिभाषा। लेकिन असल जिंदगी में, मतलब आज के दौर में, क्या क्या इस श्रेणी में आएगा? पारंपरिक तौर पर तो हम सब ने सुना है रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ बिल्कुल। मतलब रोज का भोजन, पहनने के लिए सामान्य कपड़े और सिर पर एक छत। लेकिन आज के समाज में ये लिस्ट थोड़ी लंबी हो गई है। अब इसमें बच्चों की स्कूल की फीस है, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, दवाइयाँ हैं, काम पर आने जाने का साधन। हाँ, और बिजली, पानी, इंटरनेट जैसे बिल भी। ये वो खर्च हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, और मुझे लगता है कि यहीं पर ये जो रेखा है वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है। जैसे ऑफिस जाने के लिए एक बाइक या एक छोटी कार का होना जरूरत हो सकती है, खासकर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा ना हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। काम पर पहुंचना एक जरूरत है, उसके लिए एक सामान्य भरोसेमंद गाड़ी भी जरूरत है। लेकिन जैसे आप उस जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता से बाहर जाकर एक महंगी लग्जरी गाड़ी ले लेते हैं, जिसका असल मकसद आराम से ज्यादा दिखावा है। बिल्कुल, तो वो जरूरत की सीमा लांघकर इच्छा के दायरे में पहुंच जाती है। जरूरत है पहुंचना, जबकि लग्जरी गाड़ी है पहुंचने का अंदाज। पहुंचने का अंदाज। हाँ, और हम अक्सर इस अंदाज के लिए बहुत भारी कीमत चुकाते हैं। तो फिर चलिए इच्छाओं की बात करते हैं। अगर महंगी गाड़ी एक इच्छा है, तो इस टोकरी में और क्या क्या आता है? ये सिर्फ बड़ी चीजें हैं या रोज की आदतें भी? इच्छाओं का दायरा तो बहुत बड़ा है। ये वो चीजें हैं जो हमें खुशी देती हैं, सुविधा देती हैं, एक बेहतर एहसास देती हैं। लेकिन उनके बिना हमारा जीवन रुक नहीं जाएगा। ये जीवन में कह सकते हैं गुड टू हैव है, मस्ट हैव नहीं। जैसे कि हर साल नया फ्लैगशिप फोन लेना, जबकि पुराना फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ। या वीकेंड पे दोस्तों के साथ हर बार महंगे रेस्टोरेंट में खाना। और मुझे तो लगता है कई स्ट्रीमिंग सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन भी इसी में आते हैं। एक जरूरी हो सकता है, पर 4-5 शायद नहीं। बिल्कुल, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां, हर कुछ महीने में घूमने जाना। हाँ, या सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर स्क्रॉल करते हुए कुछ ऑर्डर कर देना। देखिए, समस्या इन इच्छाओं के होने में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हमारा दिमाग हमें यकीन दिलाने लगता है कि ये इच्छाएं हमारी जरूरतें हैं। अच्छा। जब मुझे ये चाहिए से बात मेरे पास ये होना ही चाहिए पर आ जाती है। और यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्यों है? मतलब हम इतने समझदार होने के बावजूद ये गलती बार बार क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और सामाजिक तंत्र काम कर रहा है। सबसे बड़ा खिलाड़ी है सोशल मीडिया और विज्ञापन। हम दिन भर ऐसी तस्वीरें देखते हैं, है ना? हमारे दोस्त, इन्फ्लुएंसर्स शानदार छुट्टियां मना रहे हैं, नए गैजेट्स खरीद रहे हैं। हाँ, और फिर वो एक तुलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, मन में आता है, अगर उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? या अगर सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? और ये एक तरह का अदृश्य सामाजिक दबाव है, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो भी कहते हैं। फोमो। हाँ, यहाँ पर एक और सिद्धांत काम करता है जिसे सोशल प्रूफ कहते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वही सही बर्ताव है। ओके। और एक और चीज है जिसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। लाइफस्टाइल क्रीप, ये क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, हमारा खर्च करने का दायरा भी बढ़ जाता है। जो चीजें कल तक लग्जरी थी, वो आज नई जरूरत बन जाती हैं। अच्छा, जैसे पहली नौकरी में
बाहर खाना एक ट्रीट होता था। और प्रमोशन के बाद हफ्ते में 3 बार बाहर खाना नॉर्मल लगने लगता है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? खरीदारी के उस पल में जब भावनाएं तर्क पर हावी हो रही हों, कोई संतर को कैसे पहचाने? हाँ, इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मानसिक फ्रेमवर्क है। मैं इसे 3 सवालों का टेस्ट कहता हूँ। 3 सवालों का टेस्ट। कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले, खासकर अगर वो महंगी है, तो बस एक पल रुककर खुद से ये 3 सवाल पूछें। ठीक है, मैं सुनने वालों के लिए इसे दोहराती हूँ। पहला सवाल है, क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? दूसरा, क्या इसे खरीदना अभी इसी वक्त जरूरी है या मैं इसे टाल सकती हूँ? सही। और तीसरा, अगर मैं इसे अभी ना खरीदूं तो मेरे जीवन में सबसे बुरा क्या होगा? क्या कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल सटीक। अगर पहले सवाल का जवाब है हाँ, इसके बिना आराम से काम चल सकता है, तो आप जानते हैं कि ये एक इच्छा है। और अगर तीसरे सवाल का जवाब है कुछ नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको उस आवेग में आकर खर्च करने से बचना चाहिए। ये एक तरह से आपको इमोशनल होकर सोचने से रोककर लॉजिकल सोचने का मौका देता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कई बार दिमाग बहुत चालाक होता है। वो इन सवालों के जवाब भी तोड़ मरोड़ कर दे देता है। जैसे, इस सेल में ये 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है, अभी नहीं खरीदा तो बाद में महंगा पड़ेगा, तब क्या करें? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सेल्स और डिस्काउंट एक और मनोवैज्ञानिक जाल है। ये अर्जेंसी का एक भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ पर एक और नियम काम आता है जिसे 24 आवर का नियम कहते हैं। 24 आवर का नियम। हाँ, जब भी कोई ऐसी चीज खरीदने की तेज इच्छा हो तो खुद से कहें ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा, पर 24 घंटे बाद। मतलब खरीदारी को बस एक दिन के लिए टाल देना। हाँ, सुनने में बहुत आसान लगता है, पर ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। ये आपके दिमाग के जो भावनात्मक हिस्से हैं उन्हें शांत होने का समय देता है। अच्छा। और 24 घंटे बाद जब आप अपने दिमाग के तार्किक हिस्से से सोचते हैं तो 90% मामलों में आपको वो चीज उतनी जरूरी या आकर्षक नहीं लगती। वाह, ये तो बहुत कारगर लग रहा है। अब अगर हम भारतीय परिवारों के संदर्भ में देखें तो कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हाँ, कुछ पैटर्न हैं जो बहुत आम हैं। पहला और सबसे बड़ा है दिखावे के लिए खर्च करना। शादियों और त्योहारों पर? बिल्कुल। अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा कर्ज लेकर सिर्फ इसलिए भव्य आयोजन करना कि 4 लोग क्या कहेंगे। सही बात है। दूसरा है आसान किस्तों या ईएमआई का जाल। सिर्फ 2000 रुपए प्रति माह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता है कि कोई बोझ ही नहीं है। पर लोग ये नहीं जोड़ते कि 24 महीनों में वे उस चीज के लिए ब्याज के साथ कितनी ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। और एक और चीज जो मैंने देखी है वो है बच्चों की हर मांग को तुरंत पूरा कर देना। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। इससे न केवल बच्चों को पैसे की कीमत समझ नहीं आती, बल्कि उनमें वो क्या कहते हैं, सब्र रखने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। ये आदतें थोड़े समय की सामाजिक प्रतिष्ठा या खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये एक बड़े आर्थिक और मानसिक दबाव का कारण बनती हैं। कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और भविष्य के लिए बचत करने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन जीवन का मतलब सिर्फ पैसे बचाना और हर इच्छा को मारना तो नहीं है ना। खुशियां भी जरूरी हैं। तो फिर आज की इच्छाओं और कल के भविष्य के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जाए? संतुलन ही सब कुछ है, और इसके लिए एक बहुत ही लोकप्रिय और कारगर नियम है। इसे 50-30-20 का नियम कहते हैं। 50-30-20? हाँ, ये आपकी महीने की आय को 3 हिस्सों में बांटने का एक सीधा साधा फ्रेमवर्क है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आय का 50% हिस्सा जरूरतों पर, जैसे घर का किराया, राशन, बिल। सही। 30% हिस्सा इच्छाओं पर, जैसे बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग। जी। और बचा हुआ 20% वो बचत और निवेश में जाना चाहिए। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक शुरुआती गाइडलाइन है। हो सकता है किसी के लिए ये 60-20-20 हो। मुख्य सिद्धांत ये है कि आप अपनी आय को इन 3 श्रेणियों में सोच समझकर बांटें। इससे अपनी इच्छाओं पर भी खर्च करने की आजादी मिलती है, बिना किसी गिल्ट के। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी जरूरतों और सबसे जरूरी अपनी बचत का ध्यान पहले ही रख लिया है। आपने बचत का जिक्र किया और ये मुझे सीधे बजट बनाने की जरूरत पर ले आता है। पर बजट शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये बहुत उबाऊ और बंधन वाला काम है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बजट को एक बंधन की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखना चाहिए। एक टूल? हाँ, ये आपकी आर्थिक आजादी का रोड मैप है। ये आपको बताता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बिना बजट के हम हैरान होते हैं,
बजट के बाद हम अपने पैसे को बताते हैं कि उसे कहाँ जाना है। नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाता है। बिल्कुल। तो से शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे शक्तिशाली तरीका है पहले खुद को भुगतान करें, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आए, कुछ भी खर्च करने से पहले उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 20%, तुरंत एक अलग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम में से ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचाएंगे, और अंत में कुछ बचता ही नहीं है। सही में। बिल्कुल। जब आप बचत को महीने का आखिरी काम नहीं बल्कि पहला बिल मानते हैं तो खेल ही बदल जाता है। आप बाकी बचे पैसों में गुजारा करना सीख जाते हैं। इससे फालतू खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, जरूरत, इच्छा को समझना, 24 घंटे का नियम, बजट बनाना, लंबे समय में इन आदतों का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? इसका सबसे बड़ा असर होता है आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति। हर महीने की थोड़ी थोड़ी बचत जब सही जगह निवेश की जाती है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की शक्ति से समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। क्या हम इस कंपाउंडिंग की शक्ति को किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है। जरूर, चलिए इसे आंकड़ों में देखते हैं। अगर कोई 25 साल का युवा रोज के सिर्फ 200 रुपए 200 रुपए, हाँ, यानी महीने के 6,000 रुपए बचाता है और उसे ऐसी जगह निवेश करता है जहां उसे औसतन 12% का रिटर्न मिले, तो 60 साल की उम्र तक उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा? हाँ, लेकिन अगर वो यही काम 10 साल देरी से यानी 35 की उम्र में शुरू करे तो उसी 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए उसे लगभग 2 गुनी रकम हर महीने बचानी पड़ेगी। ओह, ये तो चौंकाने वाला है। समय सच में सबसे बड़ा धन है, और ये बात आज के युवाओं के लिए खास तौर पर जरूरी है। हाँ, आज के युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी खरीदो बाद में चुकाओ, मतलब बाय नाउ पे लेटर, और क्रेडिट कार्ड पर जीने की संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सेवाएं खरीदारी के दर्द को खत्म कर देती हैं, जिससे लोग अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। तो उनके लिए मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है, जैसी आपकी पहली कमाई शुरू हो उसी दिन से बचत की आदत डालिए, खर्च करने से भी पहले, चाहे वो रकम 500 रुपए ही क्यों ना हो। ये आदत आपके पूरे आर्थिक भविष्य की नींव रखेगी। अपनी कमाई से कम में जीना सीखें और बाकी को अपने भविष्य के लिए काम पर लगा दें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना सिर्फ एक किताबी सलाह नहीं है। ये असल में अपने पैसे और उससे भी बढ़कर अपनी जिंदगी पर नियंत्रण हासिल करने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। बिल्कुल। जैसा कि कहा जाता है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कमाए हुए पैसे को सही तरीके से संभालना, उसे बचाना और उसे बढ़ाना, वो उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी कमाई आपकी तनख्वाह नहीं है, आपकी कमाई वो है जो आप उस तनख्वाह में से बचाते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूरतों और इच्छाओं के इस प्रबंधन के परे ऐसी कौन सी एक वित्तीय आदत है जिसे आज से ही शुरू करने पर अगले 5 सालों में किसी का आर्थिक भविष्य पूरी तरह